नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जी कोलकाता में, अभी भी हैं कोलकाता में हालांकि वो, लेकिन संबोधन किया है उन्होंने। मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री मनोनीत हो गए हैं, चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हो गए हैं और थोड़ी देर के बाद अब वो विधिवत बंगाल के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, विधायक दल की बैठक के पहले आज एक तस्वीर बहुत ही हृदय विदारक आई और वो तस्वीर थी शुभेंदु अधिकारी के। आप सबने देखा भी होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिक्र करना बहुत अनिवार्य है। शुभेंदु अधिकारी के प्राइवेट सेक्रेटरी जो पीए थे, उनकी जो ब्रूटल हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, उसके बाद आज उनको मुखाग्नि दी गई, उनका दाह संस्कार किया गया। उसमें शुभेंदु अधिकारी गए थे, जाहिर है जाएंगे ही जाएंगे। उनके इतने नजदीकी कार्यकर्ता, इतने क्लोज एसोसिएट की असामयिक हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। वहां गए और शुभेंदु फूट फूट कर रोने लगे, जार जार रोने लगे। अब ये रुलाई कहती क्या है, जबकि शुभेंदु को मालूम है कि थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें बस एक औपचारिकता है, उनके नाम की घोषणा। अपार खुशियां उनकी झोली में आने वाली है और बंगाल की झोली में भी आने वाली है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में, 49 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए 46 वर्ष तो उम्र ही है भारतीय जनता पार्टी की। अपने उम्र से कम में ही सरकार बना ली ऐसे प्रदेश में, जिस प्रदेश में पिछले 49 वर्ष से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। आगे मैं जिक्र करूंगा आपको कि शाह ने आज किन किन को नसीहत दी है और एक भयानक, एक खतरनाक संदेश किसके लिए शाह ने दिया है। और अगर अमित शाह के भाषण को, अमित शाह के संदेश को कोई पढ़ने में गलती कर रहा है, तो फिर उसका कोई भगवान ही मालिक है। उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता है। कुछ देर के बाद शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, विधायक दल के नेता चुने गए, अमित शाह ने उन्हें, उनकी घोषणा की उनके नाम की। तो एक तरफ तो शुभेंदु एक ऐसी जगह से लौट आए थे जहां जाना किसी की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन आप मजबूरी में जाते हैं, आपको जाना पड़ता है। सामाजिकता के नाते आपको वहां जाना पड़ता है और वो गए। उसकी तस्वीर आप सबने देखी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। अमित शाह ने दो तीन बातें कही हैं पश्चिम बंगाल के रेफरेंस में, और उसको जरा ध्यान से डिकोड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत सिर्फ बंगाल की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल की जीत भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब आप कहेंगे कि कोई नई बात नहीं है, हर राज्य की सुरक्षा की जीत पूरे देश की सुरक्षा की जीत होती है। आप एक कुतर्क दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। क्यों बंगाल स्ट्रेटेजिक स्टेट है भारत के लिए। और अमित शाह सिर्फ अमित शाह नहीं बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं बोल रहे थे, मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसके एक नेता नहीं बोल रहे थे। अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर के बतौर भी बोल रहे थे। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो बतौर गृह मंत्री उनका ये स्टेटमेंट लिया जाना चाहिए और इसके फेस वैल्यू पर नहीं, इसके आंतरिक वैल्यू पर चर्चा करनी चाहिए कि अमित शाह ने क्यों कहा कि पश्चिम बंगाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साफ साफ उन्होंने जिक्र भी किया इसका
बंगाल के साथ आसाम का जिक्र किया, त्रिपुरा का जिक्र किया, अरुणाचल का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन त्रिपुरा का भी जिक्र किया, आसाम का जिक्र किया और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। हालांकि अरुणाचल का जिक्र कर देते तो और अच्छा रहता। ये जो सेवन सिस्टर्स है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत प्रेजेंस इस बात का द्योतक है कि हमारी पूर्वी सीमा सुरक्षित होगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता हैं और उन्हीं की केंद्र में सरकार है और उन्हीं केंद्र उसी केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह ने साफ कहा कि ये हमारा कोई जुमला नहीं है, ये हमारा प्रण है कि हम घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। हालांकि अपोजिशन आज भी कह रहा है कि आपने कितनों को निकाला, कितनों को निकाला, कितनों को निकाला। तो उनके लिए आज मैं एक और सूचना दे दूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, उनके पास भी सूची है और गृह मंत्रालय के पास भी सूची है। लगातार हर स्टेट में जो अवैध घुसपैठिए हैं और इसको एक संप्रदाय से जोड़ करके गुमराह किया जाता है। जो भारत के हमारे जो संप्रदाय हैं, हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनसे उनको जोड़ा जा रहा है, खासतौर से मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। स्ट्रेट अगर बात करें तो भारत के मुसलमानों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे जोड़ करके उसको भड़काया जा रहा है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत राजनीति करती ही है, कर, कोई भी पार्टी रहेगी तो अपने मुनाफे के लिए वो करेगी ही करेगी। पॉलिटिकल मुनाफे के लिए मैं बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल लाभ के लिए तो वो करती भी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपोजिशन इस मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स लेकर के जाते हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी में ये भरा जाता है कि आप सबको भगा दिया जाएगा। किसी को नहीं भगाया जा रहा है, उनको भगाया जाएगा जो अवैध रूप से भारत आ गए हैं। रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं और बांग्लादेशी खाली बांग्लादेशी के रूप में नहीं आए हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहां से वो सारा डेटा विदेशी खुफिया एजेंसियों को लीक कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपके यहाँ की काम वाली भी हो सकता है कि आपके यहाँ का ड्राइवर भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर भी हो। ये सारी बातें हो सकते हैं, ये सारे प्रकार के लोग हो सकते हैं जो घुसपैठिया के रूप में आपके साथ, आपके आसपास, आपके घर में रह रहे हैं और वो हमारा डेटा विदेशी खुफिया एजेंसियों को पार्सल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। गृह मंत्री ने कहा कि अगर आपने चश्मा पीला लगाया है तो आपको सब कुछ पीला पीला दिखेगा, आप पीला चश्मा उतार लीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को समझिए कि बंगाल, आसाम क्यों जरूरी है। और इस बात को मैं कई बार आपको कहता रहा हूं, न सिर्फ असम और बंगाल बल्कि झारखंड और पश्चिमांचल, बिहार का जो पश्चिमांचल जो इलाका है, सीमांचल इलाका है, माफ कीजिएगा, बिहार का जो सीमांचल मतलब पूर्वी उत्तरी इलाका है, उसमें डेमोग्राफी में काफी बदलाव हो गया है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो गया है। पहले वहां जो मुस्लिमों की आबादी थी अब वो बढ़ करके कई गुना हो गई है, लेकिन वो हमारे अपने मुस्लिम नहीं है जो हमारे देश के रहने वाले हैं। उनमें इजाफा कर रहा है विदेशी घुसपैठिया और अलग अलग रूप में वो आ रहे हैं। झारखंड में ट्राइबल लोगों के साथ उन्होंने बजाप्ता शादी विवाह करना शुरू कर दिया है। 10% ट्राइबल की आबादी घट गई है, वो मुस्लिम कन्वर्जन हो गया है, वो कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहां पे भारत के जो मुसलमान हैं उनको शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको डराया जाता है। अपोजिशन का एक ही धंधा है, घुसपैठिया की जब भी बात भारत सरकार करती है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी को परिवर्तन करने के लिए हमारे मुसलमान ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मुसलमान तो उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे हमारे हिंदू रह रहे हैं, जैसे हमारे क्रिश्चियन रह रहे हैं, जैसे हमारे सिख रह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिया आ रहे हैं वो एक मोटो के साथ आ रहे हैं, वो एक इंटेंशन के साथ, वो रोजगार की तलाश में यहाँ नहीं आ रहे हैं। उनको बजाब्ता एक प्लानिंग के तहत खुफिया एजेंसी, खासतौर से आईएसआई और सीआईए उसको प्लांट कर रही है, उसको हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, हमारे जनमानस में घुलने मिलने की ट्रेनिंग देकर के उनको भेजा जा रहा है ताकि यहाँ की डेमोग्राफी को बदला जाए और फिर यहाँ पर अनरेस्ट हो, बलवा करे, वो सड़क पर उतरे और बदनाम कौन होंगे? भारत के मुसलमान बदनाम होंगे,
भारत के मुसलमान से मतलब जो पीढ़ियों से भारत में रहते आ रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए। बदनामी का सेहरा भारतीय मुसलमानों पर, और करने वाला कौन? विदेशी। तो इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। अमित शाह का ये इंटरनल संदेश ये है। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह का गुमराह करने वाला कोई कंटेंट देखें आप, जो भारत के मुसलमानों को डराने की बात करता हो, जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की बात करता हो, ब्लैक स्क्रीन करने वाले पत्रकार हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो उनकी भावनाओं में गुमराह मत होइए। गृह मंत्री का साफ संदेश है, हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ जो भेजे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई आवश्यकता की वजह से, परेशानी की वजह से कुछ आ गए हैं, मानवता के नाते हमने उनको शरण दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन वो मानवता के नाते शरणार्थी नहीं है। वो मानवता के बिना पर जो आप उनको शरण दे रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। हमारे पूरे डेमोग्राफी को बदलने की कवायद चल रही है और बलबा कराने की कवायद चल रही है। हमारे अपने मुसलमान हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में घुले मिले हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। लेकिन उनको भड़काया जा रहा है घुसपैठिया के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर। ये जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, ये जितने ब्लैक स्क्रीन करने वाले हैं, इन्होंने सुपारी ली है उनसे, क्योंकि ये सभी मैक्सेसे अबॉडी हैं। तो ये मैक्सेसे अबॉडी वो चाहते हैं कि ये घुसपैठिए को यहाँ पर बहाल किया जाए, और उसके बिना जब उसको निकालने की बात होगी तो भड़काया जाएगा भारतीय मुसलमानों को। तो ये इनका धंधा चल रहा है, ये इनकी पुरानी रणनीति है। आज अमित शाह ने साफ साफ कोलकाता से, बंगाल की धरती से संदेश दे दिया कि हम एक एक घुसपैठिए को जो अवैध हैं, उनको हम चुन चुन करके बाहर निकालेंगे, और न सिर्फ बंगाल को सुरक्षित करेंगे, आसाम को सुरक्षित करेंगे, त्रिपुरा को सुरक्षित करेंगे, अरुणाचल को सुरक्षित करेंगे, सेवन सिस्टर को सुरक्षित करेंगे, बल्कि पूरे भारत को सुरक्षित करेंगे। सांस्कृतिक जो पहचान है भारत की, अमित शाह ने कहा, वो बंगाल की बदौलत है, और उस पहचान को हम बहाल करेंगे। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कटाक्ष किया कि वोट चोरी की बात आप कह रहे हैं। 49 साल से बंगाल में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। 35-36 वर्षों से बिहार में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27-28 वर्षों से आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप 30 वर्ष से गुजरात में आपका मुख्यमंत्री नहीं है। 12-14 साल से महाराष्ट्र में आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हर जगह वोट चोरी हो रही है, सीधा सीधा। अब देखिए, इसको कहते हैं लीडरशिप। स्ट्रेट अवे आपके पास डेटा दे रहे हैं। तो ये जो आंदोलन जीवी वगैरह जिनको कहते हैं मोदी, कि आंदोलन जीवी गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वोट चोरी हो गया, बलवा हो गया। हैरान है, अपोजिशन पता नहीं किस मार्ग पे चल रहा है। लेकिन ये सुपारी लेने वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं और पत्रकार हैं, वो उनको हवा देने में लगे हुए हैं कि नहीं, ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया है। ज्ञानेश कुमार ने अमित शाह और मोदी को झोली में ला करके बंगाल का चुनाव रख दिया है। तो टीवीके को कैसे झोली में ला के रख दिया, फिर यूडीएफ को कैसे ला के रख दिया, ये नहीं बोलेंगे, ये चुप हो जाएंगे। अजीब स्थिति है। अब राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के ऊपर जो कटाक्ष किया, जो आंकड़े दिए, ये आम जन के दिमाग में गोली की तरह फिट कर रहा है। अमित शाह ने जो कहा कि 49 बरस से आपकी सरकार नहीं है, उसमें ना तो हम थे, आप लड़ रहे थे वाम से, उसके बाद ममता से लड़ रहे थे, अभी आप ममता के साथ खड़े हैं, फिर वाम के भी साथ खड़े हैं। अभी वाम से लड़ रहे थे केरल में, और बंगाल में वाम के साथ खड़े हैं। हैरानी है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि स्टेट में लड़ते हैं एक दूसरे से और सब इकट्ठा हो जाते हैं दिल्ली में आकर के। क्यों? क्योंकि बीजेपी को रोकना है। अब क्यों बीजेपी को रोकना है? क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। मतलब उनको एक नारा मिलता है, वो नारा फ्लोट कर देते हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अब ये वैसे मिलेनियल और जेनजी दोनों की आबादी वाला कालखंड है। अब इस कालखंड में अगर आप ऐसी कोई अनर्गल बात करेंगे जिसको ग्रोकोपीडिया ला करके रख देगा और जेमिनी खोल करके रख देगा, तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। आज क्या स्थिति हो रही है? बहुत ज्यादा लिबरल हो रहा है पाकिस्तान की आवाम। आप हैरान हो जाएंगे कैसे। वहां कट्टर इस्लाम से लोग अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रोकोपीडिया आ गया, उनके पास जेमिनी आ गया।
वो इस्लाम के बारे में जब सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स के बारे में। ईरान में 43% कट्टरता को छोड़ रहे हैं लोग। इसलिए अमित शाह का ये संदेश जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, उन्होंने बांग्लादेश को संकेत दे दिया है कि आप अगर अपने यहां से इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देंगे तो सतर्क हो जाइए, हम सबको वापस करेंगे। मीम बन रहे हैं कि रातों रात वहां पर 1 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी बढ़ गई है बांग्लादेश की। और आप हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन तो कराया सीआईए ने, लेकिन तारिक रहमान जी को पता है कि मोहम्मद यूनुस ने जो खेल किया सीआईए के साथ मिलकर के, उस पैटर्न पे हमें नहीं चलना है। भारत से अगर हम दुश्मनी मोल लेते रहेंगे तो बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। कोलकाता से तारिक रहमान जी को संदेश है, घुसपैठिया के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस है। एक जो हमारे यहां हो गए हैं उसको वापस करेंगे, और दूसरा वहां से अगर आएगा तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और संदेश बांग्लादेश के बहाने सीआईए और आईएसआई को सीधा केंद्रीय गृह मंत्री हिट कर रहे थे। इसलिए ये भयानक संदेश है उनके लिए, और बहुत ही मुखर और खूंखार संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही मोदी की सराहना नहीं कर दी। उनको लगने लगा है कि अभी तक तो हम वहां पर चलाते रहते थे काम, क्योंकि ये जो खुफिया एजेंसियां हैं ये सबको रिपोर्ट करती हैं। ब्रिटेन और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक स्टेबल कंट्री के रूप में आगे बढ़े। उनको खतरा अगर पूरी दुनिया में किसी से है वो भारत है। तो ब्रिटेन भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है कि भारत डिस्टेबलाइज रहे पॉलिटिकली, वहां पर देश के किसी न किसी हिस्से में वायलेंस होता रहे। और इसी वायलेंस को आगे बढ़ावा देने के लिए अभी ये खेल चल रहा था पश्चिम बंगाल का। आप हैरान हो जाएंगे, एक पूरा गैंग है जो एक्टिव हो गया। किस मुद्दे पर? यूएनओ में बात उठेगी पश्चिम बंगाल के चुनाव की, कंटेंट बनने शुरू हो गए। सात समंदर पार बैठा हुआ कोई ना कोई एक फर्जी एडवोकेट वगैरह का टाइप का व्यक्ति वहां से नैरेटिव्स करना शुरू कर दिया है कि यूएनओ में बात उठेगी पश्चिम बंगाल में जो हाईजैक हुआ है, इलेक्शन हाईजैक हो गया पश्चिम बंगाल में। अब नैरेटिव देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हार सिर्फ जनतांत्रिक तरीके से नहीं हुई है। लड़ाई मोदी और शाह को अलग अलग फ्रंट पर लड़नी पड़ेगी। ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे जो नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं, उनको कब मोदी और शाह पकड़ेंगे, उनकी मजम्मत कब करेंगे? शुरू हो गई ये बात कि यूएनओ में उठेगी बात। और इसीलिए ममता, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ममता जी किसी डिजाइन के तहत इस्तीफा नहीं देना चाह रही है। उनको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनका फॉल्स है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। 7 तारीख को ही डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया कल ही। लेकिन वो जानबूझ करके इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं कि मोदी और शाह ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को हैक किया है और ये गलती से चुनाव जीते हैं, इसलिए हम इस्तीफा नहीं देंगे। और इनका बैटरी शुरू कर दिया कि यूएनओ में उठेगी बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की। कौन यूएनओ? मैं हैरान हूं, कौन यूएनओ? जिस यूएनओ को डोनाल्ड ट्रंप ने उठा करके बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, जहां मर्जी हुआ वहीं फेंक दिया, का कोई यूएनओ नहीं है। उस यूएनओ के बाद अब उसका नाम ले लेकर के भारत के लोगों को गुमराह किया जाएगा कि वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। यूएनओ में बात उठ गई, वहां इनके जो कुछ कॉकस होंगे वो वहां उठा देंगे, फर्जी एडवोकेट के रूप में वहां खड़े हो जाएंगे और कहा कि हाँ वहां जो कुछ भी मतदान हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। बैटरी कितना खतरनाक है ये देखिए। यही बैटरी है जो मुसलमानों को डराती है। जैसे ही मोदी अमित शाह घुसपैठिए की बात कहते हैं, भारत के मुसलमानों को डराना शुरू कर देते हैं कि देखिए तुमको निकालेगा, तुमको निकालेगा। 25 करोड़ मुसलमानों को भारत, मोदी और शाह निकाल देगा भारत से, इस तरह का नैरेटिव शुरू कर देते हैं। तो मोदी और शाह उस नैरेटिव में आने वाले नहीं है। मोदी और शाह ने कह दिया कि घुसपैठियों को हम चुन चुन करके बाहर निकालेंगे। अगर आप अब यूएनओ में बंगाल चुनाव को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, शौक से ले जाइए, शौक से ले जाइए, आप वहां करा लीजिए। उस यूएनओ को भारत देखता है क्या? जब ट्रंप ने नहीं देखा तो भारत ने नहीं देखा। अरे ट्रंप गुंडागर्दी से बोलता रहा कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे,
हम मदुरो को लिए हैं, अब हम क्यूबा को करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को बोल रहे हैं ये चश्मा लगाने का शऊर नहीं है, इनकी पत्नी इनको कुछ मानती नहीं है। इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है। कौन सुन रहा है? यूएनओ। यूएनओ सुन रहा है क्या? यूएनओ की घिग्गी बंधी हुई है। उस यूएनओ में पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चा करवाने के लिए हमारे यहां का बैटरी एक्टिव हो गया, और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के युवराज जो हैं वो अपनी हाथ से खड़गे साहब का जूता ठीक कर देते हैं, तो उनको डेमोक्रेसी की आशा नजर आ रही है राहुल गांधी के रूप में। क्यों? क्योंकि खड़गे साहब जो 85 साल के हैं, उनका जूता उन्होंने ठीक कर दिया अपने हाथ से। चलिए, आपको मुबारक हो, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जनतंत्र की आशा, जनतंत्र की किरण अगर राहुल गांधी के इस व्यवहार में नजर आती है तो करिए। हालांकि अच्छा व्यवहार किया, हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो सोचना चाहिए ना, चले गए थे निकोबार। शाह ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत भी हम बहाल करेंगे बंगाल की। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में थिएटर इंस्टीट्यूट बनेगा, जिसमें पूरी दुनिया के थिएटर आर्टिस्ट आकर के अपना परफॉर्मेंस करेंगे, वहां जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। मतलब इस स्टैंडर्ड का थिएटर इंस्टीट्यूट बनाने की योजना चल रही है। कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम, बंकिम चंद्र के, बंकिम दादा के आज 150वीं सालगिरह जब हम मना रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कहीं ऊपर में देख रहे होंगे तो आज प्रफुल्लित हो रहे होंगे। ये सारी बातें तो खैर अपनी पार्टी के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जो सबसे मजबूत संदेश है वो ये है कि बंगाल में अमन चैन की बहाली के लिए गृह मंत्री कोलकाता में स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग कर रहे थे और सबको कड़ी चेतावनी दे रहे थे, मर्यादित शब्दों में दे रहे थे कि चेत जाइए, चेत जाइए, चेत जाइए, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नमन किया बलिदानी कार्यकर्ताओं के परिवार को और कहा कि आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा कि सबका बदला लिया जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जो चंद्रनाथ की भी जो हत्या हुई है वो बच जाएंगे, ये कहना बिल्कुल अनर्गल होगा। नहीं बचेंगे, दे विल बी ब्राउट टू बुक, ये कंफर्म है। तो आज जो शाह का संदेश है कोलकाता से, वो बेहद खतरनाक है, और खास तौर से आईएसआई, सीआईए और पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए है। और उनके लिए ये जो लुटियंस जोन के जो कबाल हैं, उनके लिए भी खास संदेश है कि आप डफली बजाते रहिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।